हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेट। ये जो हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यह किरण पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में शुरू की, यानी किस भाषा में अपनी शिक्षा को स्टार्ट किया था। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में स्टार्ट किया था। एक का ए हो जाएगा प्राकृतिक। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के द्वारा कितने सांस्कृतिक नाटक लिखा गया था। हर्षवर्धन के द्वारा कितने सांस्कृतिक नाटक लिखा गया। तो इसके द्वारा तीन नाटक लिखा गया था और इसके द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का ये तीनों नाटक संस्कृत नाटक की पुस्तक लिखी गई। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और राजनीतिकार को जाता है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक था यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार या फिर इसे चोरों की मीनार कहा जाता है, यह किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह 13वीं शताब्दी ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। 4 का 1 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था और उस समय भारत के जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। 5 का 3 हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। चलिए आगे 6 नंबर। भारत में किस क्रांतिकारी के साथ आप वासुदेव बलवंत फड़के के संबंध करते हैं, यानी किस क्रांतिकारी से इनका संबंध को जोड़ा जाता है। तो इन्हें रामोसी आंदोलन या रामोसी विद्रोह के से इन्हें संबंध या जोड़ा जाता है। चलिए आगे 7 नंबर। 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया है। 7 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया। भारतीय काउंसिल अधिनियम को लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित किया गया था और इसका कार्यकाल 1888 ईस्वी से लेकर 1894 ईस्वी तक लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल है। तो 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित किया गया। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। यह नरम दल और गरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो रास बिहारी बोस के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। छऊ जो है यह झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। छऊ झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था। नाजी पार्टी का गठन जर्मनी में किया गया है। 11 का 1 हो जाएगा जर्मनी। अगर ईस्वी पूछे तो अगर ईस्वी के बात करें तो नाजी पार्टी का गठन 1920 ईस्वी में जर्मनी में किया गया। चलिए आगे है कि किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। यह भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से पूछा जाता है। तो यह 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे 13 नंबर के निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है। आइए सभी को हम बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता अनुच्छेद 29 में किया गया, तो बिल्कुल गलत है। रोजगार के मामले में अवसर की समानता को उल्लेख अनुच्छेद 29 में नहीं है, बल्कि यह इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित बात को कहा गया है। जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो देखिए 13 का तो 1 नंबर गलत था, यही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। धार्मिक मामले प्रतिबंध करने के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 26 में है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है और छुआछूत का निषेध अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल से संबंधित संशोधन किया गया था। चलिए आगे 15 नंबर की भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन
1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में अगर शब्द जोड़ने की बात कहा जाए, कोई भी जो पॉलिटी से प्रश्न और जोड़ने की बात कहा जाए, तो सबसे ज्यादा आप आंसर मारिएगा 42वां संविधान संशोधन। इसी में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था। चलिए आगे 16 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाही के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत यह काम को किया जाता है? तो इसका अनुच्छेद 33 से 34 के तहत संसद के द्वारा सैनिक कानून जब लागू होता है, सैनिक शासन, तब संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों का जो भी निहित किया जाता है या फिर उस पर कंट्रोल किया जाता है, वह 33 और 34 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करता है? तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका से संबंधित विषय के बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर के निम्नलिखित में कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संख्या 40 से अधिक है? कौन कौन राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 40 से अधिक है? तो आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40 है। लेकिन यहाँ देखिए 40 से अधिक पूछ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बिहार में 40 है, तो यह गलत है, 40 से अधिक नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 में उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 होगा। तो यही आपका 2 नंबर है क्योंकि इसमें 40 से सब अधिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था किस वर्ष? सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा 2005 ईस्वी में इसको पारित किया गया है। 19 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो ग्राम पंचायत होता है वह पंचायत समिति और खंड विकास पदाधिकारी ये दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें 1 और 3 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर है कि न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध किससे था? पुंछी आयोग यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से मामलों से है। केंद्र राज्य संबंधों से है पुंछी आयोग का संबंध, और सरकारीय आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य के मामलों से ही है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर, संघीय व्यवस्था में आवश्यक होता है क्या? तो संघीय व्यवस्था में जो सबसे आवश्यक है वह होता है कि लिखित संविधान होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता, यानी उस देश में संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। लेकिन देखिए हमारे देश में आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इन 3 ऑप्शन में से हमारे देश में कौन कौन सा चीज लागू है? लिखित संविधान, कठोर संविधान या संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे देश में लिखित संविधान तो है, संविधान ही सर्वोच्च है, यह भी सही है, लेकिन कठोर संविधान नहीं है। हमारे यहाँ अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब बीच में आधा है, कठोर भी है और वह लचीला भी है। 23 नंबर में है कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होता है कौन? भारत के मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है? तो इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ये दोनों को शामिल किया जाता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को शामिल किया जाता है। तो 23 का 4 होगा। आगे 24, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित है कितने विषय? तो 11वीं सूची का संबंध पंचायती राज से है और इसमें कार्य करने के लिए कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगर बात करें कि 12वीं अनुसूची का, तो उसमें न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया और उसमें कार्य करने के लिए 18 विषय का उल्लेख है। तो दोनों को याद रखना कि पंचायत में कुल 29 विषय है और न्यायपालिका में 18 विषय है। पृथ्वी के किसके कारण दिन और रात होता है? पृथ्वी के किस वजह से दिन रात होता है? तो इसके घूर्णन की वजह से दिन रात होता है। जब पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो उसी वजह से दिन रात होता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। 26 का 3 हो जाएगा। मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है। परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो क्या होगा? तो ऑप्शन को देखते हैं कि सभी आनुवंशिकी विकिरण का अवशोषण करता हो। तो यही हो जाएगा, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही है जो सभी आनुवंशिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो 27 का 1 हो जाएगा। तो आगे देखिए 28 नंबर, यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है। तो एक डिस्टेंस दिया है कि जब आप तूतीकोरिन, पारादीप और कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको कहां से जाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि ये सभी शहर किस राज्य में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, कांडला गुजरात में, मंगलोर कर्नाटक में है। तो केरल आपको नहीं जाना होगा। तो देख लीजिए केरल से कोई मतलब ही नहीं है। तो 28 का 4 हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान के बृहद क्षेत्र में
प्रसरित मिट्टी कौन सी होती है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। तो इसका जलोढ़ मिट्टी होता है। 29 का 4 हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे देखिए 30। एशियाई सिंह केवल किस राज्य में पाया जाता है? एशियाई सिंह केवल और केवल गिर, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। आप लोग फटाफट अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी किस बात का है? तो चलिए 31 नंबर है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पहाड़ी को व्यवस्थित करना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिख देना है पश्चिमी घाट को। ये पश्चिमी घाट अगर है तो इसको पहाड़ी जो भी है ऊपर से नीचे तक इसको सजा देना है। तो यहाँ पर देखिए कि सिंधु दुर्ग यह महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ऊटी तमिलनाडु में और मन्नार की खाड़ी केरल राज्य में है। मन्नार की चोटी जो है या पहाड़ी या केरल राज्य में है। तो यह ऊपर से नीचे यही क्रम में आता है। तो 31 का 2 हो जाएगा। बाकी आगे देखिए 32। भारत का मानक रेखा IST कितना है? तो 82.5 डिग्री है पूर्वी। तो 32 का हो जाएगा 1 नंबर 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्व। और ये जो होता है इसको हम लोग मिनट में पढ़ते हैं। 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व जाल में भारत से 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र, यही है। इसको शामिल किया गया था जो सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिए सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूची किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 34 का 2 हो जाएगा विश्व बैंक। आगे देखिए 35। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है संसद सदस्यों के द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। तो 35 का 1 हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें नहीं लगता है कि जितने भी सांसद के द्वारा गोद लिया गया है गांवों को वह विकास भी कर पाया है। चलिए बाकी देखते थे 36 नंबर। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से लेके 78 है। 36 का 2 नंबर हो जाएगा। और इसमें गरीबी दूर करो की योजना यानी गरीबी हटाओ का योजना सर्वप्रथम रखा गया था। यानी यह मुद्दा था, गरीबी से संबंधित मुद्दा था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के द्वारा कौन सी आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? तो भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 37 का 2 हो जाएगा। 38 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस हो जाएगा, जिसे प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस कहा जाता है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 39 कि निम्न में से किस कंपनी की टैगलाइन अनुभव निश्चिता अनुभव ऊर्जा है? या किस कंपनी का टैगलाइन है? तो यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS का टैगलाइन है। 39 का 1 हो जाएगा। अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? अविरल मिशन धारा का संबंध नदियों की प्रवाह से है। 40 का 2 हो जाएगा नदियों की प्रवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में MSP क्या है? MSP का यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो MSP का फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। 41 का 4 हो जाएगा। और इसके चलते MSP को लेकर के ही कई सालों तक पंजाब और खासकर हरियाणा के किसानों ने दिल्ली पे धरना भी दिया था, आंदोलन भी किया। तो इसी के चलते हो रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए 42 नंबर। इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र से संपीड़ित है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो अनौपचारिक क्षेत्र से पीड़ित है? तो एक शिक्षक का ड्राइवर जो है यह अनौपचारिक रूप से पीड़ित है, संपीड़ित है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है? जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है या उद्योग है जो जिसको मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो यह भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को शामिल किया गया है। 43 का 3 है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिक घटना लागू होता है? जब कोई कार है अचानक जा रहा और तेजी से यूटर्न लेगा या फिर मुड़ेगा तो भौतिक का कौन सा घटना होती है? तो इसमें जड़ता की घटना होती है, जड़ता की घटना होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीड़क या कंप्रेसर के आधार पर काम करता है? जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में रोज उपयोग करते हैं और खासकर इस वस्तु का उपयोग हम लोग गर्मियों में करते हैं, तो वस्तु हो जाएगा फ्रिज। संपीड़न तो यही तो है कि कंप्रेशन के आधार पर इसको ठंडा किया जाता है। तो 45 का 4 है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे देखिए 46 नंबर।
बाइफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग क्या होता है? तो इसके निचले हिस्से में उत्तल लेंस होता है। 46 का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि दूरदृष्टि को दोष को ठीक करने के लिए निचले हिस्से में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो आइजैक न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन साहब के द्वारा ही प्रिज्म का उपयोग पहली बार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। 48 का 3 हो जाएगा। आगे वायुमंडलीय दाब पर 1 kg उसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बोला क्या था कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg उसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए, ठोस वस्तु को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? तो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? यानी चारों ऑप्शन में से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन होगा? तो लोहे पर जंग लगना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। अंडे का ऑमलेट बनना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन बनने के बाद अब जो नया उत्पाद बनता है उसे आप फिर से पहले वाले उत्पाद के रूप में नहीं लेके जा सकते हैं, शुद्ध रूप में नहीं कर सकते। इसलिए 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर। क्योंकि आप ऑमलेट से फिर अंडा नहीं बना सकते हैं। फल पकने के बाद उसे आप कच्चा नहीं कर सकते हैं। जब लोहे में जंग लग जाएगा तो वह फिर से आप उस रूप में नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, उसे आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसा था वैसा नहीं होगा। नया उत्पाद बन जाता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में अगर जल को गर्म करेंगे तो वह वाष्प बन जाएगा, लेकिन फिर से वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, उसी रूप में आ जाएगा। चलिए आगे 51 नंबर। जॉन डाल्टन जिन्हें परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ था? यानी जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ है? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। 3 नियम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक का नियम का अध्ययन भौतिक में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? इन तीनों नियम का जो अध्ययन है वह किसके लिए किया जाता है? तो ये तीनों का अध्ययन गैसों के अध्ययन के लिए किया जाता है। तीनों नियम का जो अध्ययन है वह गैस के अध्ययन में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो इन चारों में से जो रूबेला है यह जीवाणु के द्वारा नहीं बल्कि यह विषाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। 55 में देखिए ऑन्कोलॉजी का अध्ययन कैंसर का अध्ययन होता है। त्वचा रोग का अध्ययन इसमें डर्मेटोलॉजी हो गया, तो इसमें दोनों सही है। 55 का 3 है, इसमें दोनों सही है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 56 में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से निकलता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो यह भी दोनों सही है। 56 का 3 है। आगे देखिए PM10 का अर्थ क्या होता है? PM10 का अर्थ होता है कि कणिका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार का होता है। यही PM10 का मतलब है। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकोडर्मा रोग यह त्वचा को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखिए वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? इन चारों में से कौन है जो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल नहीं है? तो रेबीज वैक्सीन यह लाइव वैक्सीन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी बौनेपन का कारण होता है? किस हार्मोन की कमी की वजह से बौनापन होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से बौनापन हो जाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ पूछ रहा है। तो 820 रुपये में बेच दिया, 615 में खरीदा है, तो इसको देखिए लाभ रुपया में कितना हुआ है? तो इसको 205 रुपया इसको लाभ हुआ है। तो 205 रुपया लाभ हो गया। अब बटा में कर देंगे क्रैमूल 615 गुना 100, तो इसको 3 बार में काट देंगे तो 100 बटा 3 आ गया, यानी 33.33% इसको लाभ हुआ है। 61 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर। 12 लड़कों तथा कुछ लड़कियों के एक छात्रावास में प्रति माह चावल की खपत 12 kg है। प्रति लड़का यानी प्रत्येक लड़का चावल की औसत खपत 16 kg तथा प्रत्येक लड़की 8 kg। तो छात्रावास में लड़कियों की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर यह बोल रहा है कि 12 लड़कों और कुछ लड़कियों हैं। 12 को लड़का और कुछ लड़की है, जिसमें प्रत्येक माह चावल का खपत 12 किलो है। तो प्रति लड़का चावल
16 केजी खाता है और प्रति लड़की 8 केजी खाती है। तो लड़की का पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। माना कि लड़कियों की संख्या x मान लिए, ठीक है। तो 12 + 1, 12 लड़का और x लड़की, और ये टोटल जो है ये 12 केजी प्रति महीना खाता। तो यहाँ 12 से गुना कर दिया इक्वल टू 16 × 12, 16 केजी लड़का का औसत है और 12 संख्या है, तो और प्लस x लड़की गुना 8। बस इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 केजी ही आएगा। तो 12 लड़की आ जाएगा कि लड़कियों की संख्या भी 12 है। आगे देखिए 63 नंबर, एक संख्या का 30% क्या होगा यदि उसमें 90% का मान 54 के बराबर है। हम निकाल लेते हैं कि एक संख्या x है, इसका 90%, 90/100 54 है, ठीक है। तो एक शून्य कट गया, 9 छक 54 हो गया, यानी x बराबर हो जाएगा 60। तो 60 का 30% कितना निकल जाएगा? तो 60 का 30% हो जाएगा 18, 6 18, 63 का हो गया 4 नंबर। 15 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20 आम के क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ कितना हो रहा था? इसमें 5 को लाभ हुआ है, और हम पहले भी आपको बोले कि यह प्रश्न रोज आता है। तो अगर लाभ हानि या फिर खरीद या बिक्री अगर वस्तु में दिया गया हो, तो आप नीचे क्रयमूल्य की जगह यहाँ पर विक्रयमूल्य को ही लेना है। तो 15 विक्रयमूल्य हो जाएगा गुना 100 पंतियारी, तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो 33.3% इसको लाभ मिलेगा। 64 का 3 है। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से है, यानी पहला जो 2 अंक है वह 3 से लेकर 8 के बीच में है, और चौथा अंक 0 या 9 है, ठीक है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करना होगा? तो देखिए, चौथा अंक तो निकालने के लिए या तो 0 रखेगा या फिर 9 रखेगा, यही 2 है। लेकिन पहले 2 अंक 3 से 8 तक, 3 4 5 6 7 8, यह बार बार चेंज करके उसको देखना होगा। तो इसको पता करने के लिए टोटल 720 प्रयास करना पड़ेगा। चलिए देखिए 66 नंबर, एक टंकी को पाइप ए 5 घंटे में और पाइप बी 10 घंटे में और सी 30 घंटे में भर सकता है, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय भर देगा? कुछ नहीं करना, बस सबका भीम के जोड़ निकालना। 1/5/1/10 प्लस 1/30, 30 हो जाएगा यहाँ पर। 5 छक 10 तैयारी और 30 एकम 30, 6 3 9 1 10, 10/30 यानी 3 घंटा इसका आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो 3 घंटा हो गया। 66 का 1 नंबर, सॉरी 66 का 3 नंबर है। 3 घंटा समय लगेगा तीनों नल से भरने में। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जिससे दूर की बात सोचने के लिए सूझ हो, यानी दूरदर्शी कहते हैं जो दूर की बात सोच सके। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो सॉरी, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है कि जिसे क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे अक्षम्य कहा जाएगा। 68 का हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे देखिए 69 नंबर में है कि द फायर एट द नोट्रे डेम वाज ब्राउट अंडर कंट्रोल बाय द फायर फाइटर। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फायर फाइटर ब्राउट द फायर एट द नोट्रे डेम अंडर कंट्रोल। अगला है 70 नंबर, चेंज इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यू आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। 70 का 3 है। चलिए देखिए 71 नंबर, कोइलवर क्षेत्र, जो कोइलवर पुल है वह किस नदी का क्षेत्र जहां बालू खनन किया जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हो कोइलवर का क्षेत्र सोन नदी का है। सोन नदी से बालू निकाला जाता है। 71 का 1 नंबर हो जाएगा। और हमारे जो वीडियो देख रहे हैं अभी, वह एक बार कमेंट करें कौन कौन कोइलवर क्षेत्र से है, सोन क्षेत्र से है, एक बार कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर, इसमें कहा गया है बिहार राज्य सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? बिहार सरकार की कौन सी योजना है जिसका संबंध बालिका संरक्षण से है? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो बालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले का क्रम में सजाना है जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो इसमें शिवहर, पटना और दरभंगा, यही आंसर है। शिवहर है, पटना है, फिर दरभंगा है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया गया है? रबर डैम यह गया के फाल्गु नदी पर रबर डैम को बनाया गया। तो 74 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे 75 नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में बेंगलुरु को कहा जाता है। 75 का 3 है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है? चारों ऑप्शन में से कौन है जो सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर है? तो एक्सेल यह सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइव
ऑपरेटिंग सिस्टम, यह देखिए सीपीयू, सीपीयू एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है, एक मशीन है, तो 76 का 4 हो जाएगा। आगे 77 नंबर, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है किस में, जो सीपीयू का जो काम होता है वह किस में मापा जाता है, तो इसको MIPS में मापा जाता है। 77 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में किया गया। 78 का 1 हो जाएगा मुंबई। पहला ITI 1950 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो पहला जो IIT था वह 1950 में स्थापित किया गया, तो इसको खड़गपुर, IIT खड़गपुर को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था 1950 में। इसके बाद फिर IIT बॉम्बे को 1958 ईस्वी में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद IIT मद्रास को 1959 में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। 80 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 81 का 2 हो जाएगा साहित्य। आगे देखिए 82 नंबर, शशि थरूर द्वारा निम्नलिखित लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक है, तो शशि थरूर के द्वारा बुकलेस इन बगदाद यह पुस्तक लिखा गया। बुकलेस इन बगदाद। उस भारतीय न्यायज्ञ और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसे वी द नेशन द लास्ट डिकेड्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक लिखा है, तो यानी इसका लेखक पूछ रहा है, तो इसका लेखक हो जाएगा नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला इसका लेखक है, और यह द बेस्ट सेलर बुक में इसका नाम भी आया था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन के लेखक कौन है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन के लेखक हो जाएगा लाला लाजपत राय, तो 84 का 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 86 का 3 है 8 सितंबर। आगे देखिए 87, इंटरनेशनल डे क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इंटरनेशनल डे सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना किस वर्ष किया गया। इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। 1945 में स्थापित हुआ। UNO के खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। रोम इटली में है। FAO का मुख्यालय रोम में है। रोम शहर इटली में पड़ता है। चलिए आगे देखिए 90 नंबर। चलिए देखते हैं, इसमें है कि हाफ नेशन शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए किरण पब्लिकेशन के बुक में पैटर्न को सभी सेट का पैटर्न सेम है। आपको खेल से संबंधित प्रश्न मिलेगा, मतलब सभी टॉपिक से प्रश्न को हर सेट में लिया गया है, तो कहीं सभी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। तो हाफ नेशन शब्द का संबंध कुश्ती से है। कुश्ती से है। इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है। केवल एक खिलाड़ी खेलेगा, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शतरंज हो जाएगा, क्योंकि 91 का 4 है शतरंज। इसमें प्रत्येक तरफ से एक खिलाड़ी खेलता है, यानी 2 खिलाड़ी होता है, लेकिन प्रत्येक तरफ एक मेंबर ही होता है। भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम क्या है। तो भारत में जो खेल दिवस मनाया जाता है वह मेजर ध्यानचंद के याद में या फिर उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कर दिया गया। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1936 में इसका स्थापना किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका 94 का 4 नंबर है। इसमें देश के केवल वे जिले शामिल किए गए हैं जिसमें बाल लिंगानुपात में गिरावट दिखा है, तो यह बिल्कुल गलत है। 94 का 4 है, यह गलत है। चलिए आगे देखिए 95 नंबर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुआ है। तो पिछले 5 वर्षों में 628 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, और यह बहुत ही खराब बात है, क्योंकि बाघों की संख्या एक तो ऐसे भी कम है और इतने मृत्यु हो रहा है, तो सही बात नहीं है। चलिए आगे देखिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया है। तो अभी वर्तमान में जो रवांडा के राष्ट्रपति हैं वह कौन है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पॉल
काग में रवांडा का भी राष्ट्रपति है। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया विकास आउटलुक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहेगा? तो भारत का जो विकास दर है वह 7% रहेगा, तो 97 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि किसने मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जीता है। गुलबेकियन पुरस्कार 2024 आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती ने जीता है। 99 का 3 हो जाएगा, सॉरी 98 था। आगे देखिए 99 नंबर, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 99 का 2 हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला है 100 नंबर, 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप का खिताब श्रीलंका के द्वारा जीता गया। 100 का 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 7 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग कितना इस सेट में नंबर आए यह भी कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।